बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। प्रोग्राम खबर की खबर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, आज सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे फ़िज़ाइया हाउसिंग स्कीम के हवाले से। फ़िज़ाइया हाउसिंग स्कीम में अरबों रुपए के फ्रॉड का मामला सामने आया है। आपको बताते चलें कि मुल्ज़िमान चौधरी तनवीर और बिलाल चौधरी अदालत में आज उन्हें पेश किया गया है। अदालत ने मुल्ज़िमान को 10 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर नैब के हवाले कर दिया है। यहाँ आपको ये बताते चलें कि मुल्ज़िमान पर 18 अरब रुपए से ज़ायद के फ्रॉड का इल्ज़ाम है, जो कि नैब की जानिब से लगाया गया है। स्कैंडल में मुलव्वस दीगर अफराद को भी कॉल नोटिस जारी कर दिए गए हैं। और साथ ही साथ आपको ये भी बताते चलें कि ये हुक्म जो है ये अदालत ने नैब को दिया है कि जो भी इदारा मुलव्वस है उनसे भी पूछ गुछ की जाए। फ़ज़ाइया प्रोजेक्ट मुतासरीन की दरख्वास्त के बाद दोबारा तहकीक़ात का फ़ैसला किया गया था। यानी जो इसमें तकरीबन कहा यह जा रहा है कि 6000 अफराद हैं जो कि मुतासर हुए इस हाउसिंग स्कीम में। यानी इसकी पहले बाकायदा लॉन्चिंग की गई, एक बड़े पैमाने पे इसकी लॉन्चिंग हुई। इसमें हज़ारों अफराद ने इसमें रजिस्ट्रेशन कराई, जो कि बैलेटिंग के लिए ज़रूरी था। उसके बाद उस रजिस्ट्रेशन के बाद इनिशियल पेमेंट जो कि बैलेटिंग के लिए ज़रूरी थी, बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए 15,000 बल्कि 25,000 भी, छोटे के लिए 10,000 15,000 इस तरह से पे ऑर्डर्स लिए गए। बाकायदा एक बैंक को नॉमिनेट किया गया इस हाउसिंग स्कीम की बैलेटिंग से पहले, जो लोग रजिस्ट्रेशन करा रहे थे उनके हवाले से। फिर इसकी बैलेटिंग की गई, मुख्तलिफ फेसेस में इसकी बैलेटिंग हुई। अब भी बहुत से लोग ऐसे हैं, तकरीबन 6000 अफराद ऐसे हैं जो कि इस हाउसिंग स्कीम से मुतासर हुए हैं। यहाँ आपको ये बताते चलें कि तकरीबन 13 अरब रुपए जो हैं वो मुतासरीन की जानिब से, यानी इन 6000 लोगों को अगर हम ये लगाएं कि उन्होंने 20,000 या 15,000 भी दिए, तो तकरीबन 13 अरब रुपए जो हैं वो इन मुतासरीन की जानिब से लगाए गए थे। इस हवाले से आज अदालत में क्या कार्रवाई हुई, क्या रिमार्क्स थे, हम जानना चाहेंगे। हमारे साथ इस वक्त ऑनलाइन बीपर पर मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे GM गोपांग। अस्सलाम वालेकुम GM गोपांग, आप मेरी आवाज़ सुन सकते हैं? वालेकुम सलाम जी, बिल्कुल डॉक्टर साहब जी। मुझे बताइएगा, आज अदालत की जानिब से फ़ज़ाइया हाउसिंग स्कीम में जो मुल्ज़िमान हैं, जो अक्यूज़्ड हैं, नॉमिनेटेड, उनको नैब के हवाले किया गया है 10 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पे। क्या कार्रवाई हुई अदालत की जानिब से? जी, अदालत से आज जो है, अदालत में नेब की जानिब से जो कल गिरफ्तार बाप बेटा तनवीर और बिलाल जो है वो किए गए थे, उनको आज अदालत में पेश किया गया रिमांड के लिए। अदालत ने एक तो इनकी रिमांड जो है वो मंजूर कर ली और अदालत में नेब के हवाले कर दिया, और साथ में हिदायत भी जारी कर दी कि दीगर जो इन्वेस्टिगेशन के अंदर जो अफराद के नाम है, नामजद मुल्ज़िमान है, उनको फौरी गिरफ्तार करने का भी हुक्म दे दिया है। अब इस पर कार्रवाई जो है नेब ने मजीद तेज कर दी है, और साथ में अदालत की जानिब से भी हुक्म है कि आइंदा समात जो इसकी मुकर्रर की गई है उस पर तमाम मुल्ज़िमान को गिरफ्तार करके पेश किया जाए। शिकायत के काफी अंबार थे और दरखास्तें भी जो है वो नेब ने पेश की हैं, जिसकी बुनियाद पर जो है ये तफ्तीश की जा रही है। अब इंक्वायरी इस मोड़ पर आ गई है कि 2 मुल्ज़िमान तो इसमें गिरफ्तार कर लिए गए हैं, और नेब का ये कहना है कि दूसरे जो दीगर मुल्ज़िमान हैं उनको भी अनकरीब गिरफ्तार किया जाएगा। जी, हमको पांगी बताइएगा कि ये जो मुतासरीन हैं इनकी कितनी रकम, तकरीबन 13 अरब कहा जा रहा है, लेकिन ये जब इसकी बैलेटिंग हुई थी उससे पहले जो रजिस्ट्रेशंस करवाई गई थी, तकरीबन 10,000 के करीब एप्लीकेशंस मौसूल हुई थी, जहां तक मेरी याददाश्त काम कर रही है। तो वो लोग जो सक्सेसफुल नहीं हुए थे उनके लिए कह दिया गया था कि वो अपने पैसे वापस ले सकते हैं, यानी उसे इन कैश कराए जा सकते हैं। तो फिर प्रॉब्लम कहाँ पे है, यानी किस वजह से इसे फ्रॉड कहा जा रहा है? स्कीम तो चल रही है, लोग किस्तें जमा करा रहे हैं, क्या उनकी जानिब से एप्लीकेशंस दी गई हैं या वो लोग जो बैलेटिंग में नहीं आ पाए थे उनकी जानिब से दी गई हैं? इसमें जो इस वक्त दरखास्तें बताई जा रही हैं, जो हमें नेब की जानिब से बताया गया वो ये था कि दरखास्त गुजार जो है उनका ये मौक़िफ़ है कि हमें जो हमने दरखास्तें दी थी उसकी बैलेटिंग भी सही नहीं हुई, कुछ दरखास्तें उस बुनियाद पर भी दी गई हैं, और साथ में कुछ वो मुतासरीन भी हैं जिनकी बैलेटिंग में नाम आए थे, उन्होंने रकम तो जमा करवा दी, मगर फ़िज़ाइया स्कीम की तरफ से जो है, फ़िज़ाइया हाउसिंग सोसाइटी वालों की जानिब से इनको कोई मौसर जवाब नहीं दिया गया था। उनके मुख्तलिफ ग्रीवेंसेस हैं। ये रकम 13 अरब रुपए जो बताई जा रही है, ये वो दरखास्त की बुनियाद पर बताई जा रही है, मगर इसकी जो इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी, नेब का कहना यह है कि अगर बढ़ाई गई तो ये रकम ये 18 से 20 अरब तक जा सकती है। वो पैसे भी इसमें शामिल किए जाएंगे जो लोगों को रिटर्न नहीं किए गए हैं। दोनों फरीकेन की दरखास्तें हैं, वो लोग भी हैं जिनकी बैलेटिंग में नाम आ चुके हैं, और साथ में उनकी भी दरखास्तें हैं
जिनकी रेटिंग में नाम नहीं आए थे और उनको रकम वापस नहीं दी गई है। अच्छा गोपांग, मुझे ये बताइएगा कि जो गिरफ्तार मुल्जिमान हैं इनका ताल्लुक तो मैक्सिम मार्केटिंग से है, यानी जो मार्केटिंग कंपनी थी उनके मालिकान को गिरफ्तार किया गया है। जी, ये दो मार्केटिंग से ही वाबस्ता अफराद हैं। बुनियादी तौर पे दरखास्त में एक तो फिजाइया के जो खुद ओनर हैं उनके नाम भी हैं और साथ में मैक्सिमम का भी नाम दिया गया है उन लोगों की जानिब से जो दरखास्त गुजार हैं। अच्छा, इस स्कीम का पाक फिजाइया से कोई ताल्लुक है या नहीं है? ये पाक फिजाइया तो जो खुद इदारा है जो एक PAF, जी एक फौजी जी, उससे तो डायरेक्ट इसका कोई लिंक नहीं है। मगर चूंकि इन्होंने नाम इस्तेमाल किया है तो अब इन्वेस्टिगेशन का दायरा बढ़ाया जाएगा और अदालत ने ये भी कह दिया है कि इन्वेस्टिगेशन का रुख इस तरफ भी मोड़ा जाए कि ऐसा ना हो कि इदारे से वाबस्ता कुछ लोग इसमें शामिल हो या इदारे के नाम को इस्तेमाल करते हो। तो ये अब नेब को हिदायत तो जारी कर दी है। आइंदा रिपोर्ट जो पेश होगी नेब की जानिब से उसमें वाज़ेह पता चल जाएगा कि फिजाइया का डायरेक्ट तो वैसे ताल्लुक नहीं है, मगर क्या कुछ लोग ऐसे हैं जो बिलोंग करते हो या उससे वाबस्ता हो और उनका नाम जो है या उन्होंने मशवरा दे के इस स्कीम को जो है चलाया हो। अच्छा, मुझे ये भी बताइएगा, अदालत में क्या मुल्जिमान की जानिब से कोई वकील पेश हुआ था, उसने कोई इस्तदा की, उसने अपना मौक़िफ़ बयान किया कि ये स्कीम किस पोजीशन पे है? आया ये मुल्जिमान बेगुनाह हैं या वो इकरार करते हैं अपने जुर्म का? सिर्फ ये दो मुल्जिमान जो भी बुनियादी मालकान में से नहीं है, सिर्फ मार्केटिंग कंपनी के हैं, इनको एक रिमांड के लिए पेश किया गया था। चूंकि कल इनकी गिरफ्तारी थी, आज उनको लाजमन अदालत के रूबरू पेश करना था। आज जो है इनकी जानिब से कोई भी वकील मुल्जिमान की जानिब से पेश नहीं हुआ। सरकारी प्रोसिक्यूटर था और वो भी नेब की जानिब से ही उन्होंने रिक्वेस्ट करी थी कि मजीद जो है तफ्तीश के लिए वक्त दिया जाए, जिस पर अदालत ने उनको वक्त दे दिया था, मगर मुल्जिमान का कोई वकील आज पेश नहीं हुआ। ठीक है, बहुत शुक्रिया। GM गोपांग हमारे नुमाइंदे हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद थे। नाज़रीन, ये स्कीम इस वक्त किस पोजीशन पे है, कहाँ तक इसकी तामीराती काम कहाँ तक पहुँचा है, कितने लोग इस वक्त इस स्कीम में जो है वो पैसे जमा करवा रहे हैं? एक बड़ी स्कीम है, क्वार्टरली इसकी बाकायदा इंस्टॉलमेंट्स जमा कराई जाती हैं और फ़दाइया हाउसिंग स्कीम जो कि एक बड़े पैमाने पर लॉन्च की गई, बैंकों में बाकायदा इसके पे ऑर्डर्स जमा कराए गए, अब भी इसकी जो किस्तें हैं वो बैंकों में ही जमा कराई जाती हैं। इस वजह से लोगों का एक एतमाद बहाल था और इस पर काफ़ी लोगों ने अपनी इन्वेस्टमेंट्स की। शारा फैसल पे वाक़ई इसका एक दफ्तर बनाया गया, उससे मुत्तसिल जो बैंक है उसकी ब्रांच को डेजिग्नेट कर दिया गया सिर्फ इस स्कीम की जो पेमेंट्स हैं उसके हवाले से। जिस वक्त ये स्कीम लॉन्च की गई थी आज से 4 साल कबल, उस वक्त शारा फैसल पे ट्रैफिक जाम हुआ करता था सिर्फ इस स्कीम के फॉर्म लेने के हवाले से, और वो जो फॉर्म लेने के पैसे थे वो नॉन रिफंडेबल थे, यानी बाकायदा ये फॉर्म ब्लैक हुए और ब्लैक होके फिर ये मार्केट में मतलब फ़रोख्त हुए, उसके बाद लोगों ने इसमें पैसे जमा कराए। इस हवाले से भी हम जानना चाहेंगे कि ये स्कीम इस वक्त तामीरात के किस मरहले पे है, और ये भी कहा जा रहा था कि फ़ज़ाइया की जानिब से मज़ीद स्कीम्स अभी लॉन्च होनी थी, यानी जो लोग रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं अगर वो चाहें तो अपने रजिस्ट्रेशन के पैसे वापस ले सकते थे, अदरवाइज़ जो प्लॉट्स, बंगले और दूसरी स्कीमें हैं वो भी लाई जा रही थी। इसी वजह से हम रब्ता करने की कोशिश करें हमारे नुमाइंदे फैसल तरीन से, ताकि हम उनसे मज़ीद जान सकें कि ये जो स्कीम है ये आया इस वक्त इसका क्या स्टेटस है। बहरहाल एक छोटा सा वक्फा लेना चाहेंगे, वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए प्रोग्राम खबर की खबर। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दो फिर आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में खबर की खबर में हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। अब हम कुछ बात करना चाहेंगे वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी के हवाले से, जिसके गैर तदरीसी अमले की जानिब से एहतजाज देखने में आया है। 3 माह गुजर जाने के बावजूद अब तक वाइस चांसलर का एलामिया जो है वो जारी नहीं हो सका है। आपको ये बताते चलें कि पहले भी वाइस चांसलर की तकर्री के हवाले से इसका एक केस भी चलता रहा और मुख्तलिफ ग्रुप्स जो हैं वो मुतहर्रिक रहे। कुछ जाली डिग्रियों का मामला था, गलत तकर्री का मामला था, और जामिया जो है वो इस वक्त शदीद माली और इंतज़ामी बहरान का शिकार हो रही है, जिसकी वजह से गैर तदरीसी अमला जो है उसने आज मुजाहरा भी किया। इसी वजह से हम गुफ्तगू करना चाहेंगे। हमारे नुमाइंदे इदरीस आराई इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम इदरीस आराई साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं। आप मेरी आवाज़ सुन सकते हैं? जी बिल्कुल, वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। ये मुझे बताइएगा कि ये जो आज मुजाहरा हुआ है क्या मामला है? वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के हवाले से जो तनाज़ा है एक अरसे से चल रहा है, अदालत में इसका केस चलता रहा, जाली डिग्री के हवाले से केस चलता रहा, क्या कहते हैं आप?
जी बिल्कुल, गुज़िश्ता सालों से तो बहुत सारे मसाइल पे जो वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी वो सरापा एहतजाज है, उसमें कभी टीचिंग स्टाफ एहतजाज कर रहे हैं तो कभी नॉन टीचिंग स्टाफ एहतजाज कर रहे हैं। आज जो एहतजाज का सिलसिला था वो ये था कि आज से तकरीबन 3 माह पहले सेनेट का इजलास हुआ है और उसमें जो डॉक्टर आरिफ अलवी हैं जो चांसलर हैं वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी के, उन्होंने बाकायदा डॉक्टर आरिफ जुबैर साहब को वाइस चांसलर नॉमिनेट किया है। लेकिन अभी तक के कुछ लोगों की वजूहत की बिना पे उनके अभी तक नोटिफिकेशन जारी नहीं हो सका, जिसपे जो ये नॉन टीचिंग स्टाफ था उनका आज एहतजाज था। उनका ये कहना था कि नोटिफिकेशन जारी ना होने की वजह से वो अपनी सीट पे नहीं आ पा रहे और जो एक मखसूस रजिस्ट्रार हैं यूनिवर्सिटी के वो अपनी खुद मुख्तियारी उन्होंने बनाई हुई है और जितने भी सैलरी तो मिल रही है स्टाफ को, लेकिन जितने भी अलाउंसेस हैं वो सारे के सारे रोक रखे हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे जो मसाइल पैदा हो रहे हैं। फिर इससे हटके जितने भी जो लोगों के जो खासतौर पे स्टूडेंट के हवाले से जो भी फॉर्म जा रहे हैं, कोई भी मसले मसाइल जा रहे हैं, वो साइनिंग अथॉरिटी की वजह से वो भी रुके हुए, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। तो उन्होंने आज बकायदा ये ज्वाइंट एक्शन कमेटी जो है उन्होंने बकायदा आज ये एहतजाज रिकॉर्ड करवाया और उनका ये कहना है, उन्होंने खासतौर पे सदर पाकिस्तान से रिक्वेस्ट की है कि खुदारा जो नॉमिनेट किया था डॉक्टर आरिफ जुबैर साहब को, उनका नोटिफिकेशन भी जारी किया जाए और जल्द से जल्द उनको वाइस चांसलर की सीट पे जो है वो तैनात किए ताकि जो यूनिवर्सिटीज के मसाइल हैं वो हल हो सके और खासतौर पर जो नॉन टीचिंग स्टाफ के और जो टीचिंग स्टाफ के भी जो अलाउंसेस का मसला हो रहा है जिसकी वजह से उनको बड़ी प्रॉब्लम्स है वो मसले हल हो सके। तो इस हवाले से वो एहतजाज था। उनका ये कहना था कि अगर ये हमारी बात ना सुनी गई तो बकायदा टीचिंग स्टाफ भी हमारे साथ मिलेगा और बकायदा प्रेस क्लब पे एक बहुत बड़ा एहतजाज जो है वो सामने आएगा। जी अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि ये जो गैर तदरीसी अमला है इसके एहतजाज की वजह से क्या तदरीसी अमल भी मुतासर हो रहा है या फिर तदरीस का अमल जो है वो बाकायदगी से जारी है यूनिवर्सिटी में? देखिए जी, मैं आपको देखिए जो टीचिंग स्टाफ है उनका काम होता है सिर्फ पढ़ाना, लेकिन उसके बाद जो क्लासों का या लेबोरेटरी का या जो इस तरीके से जितना भी स्टाफ होता है वो नॉन टीचिंग स्टाफ में आता है। तो जब ये टोटली क्लासों का बायकॉट करते हैं तो यकीनन जो उसमें जो तदरीसी अमला है वो मुतासिर होता है, क्योंकि वो क्लासें बंद होती हैं, वो खोल नहीं पा रहा होता, सफाई का मसला होता है या जो टीचर है उनको जो चीजें प्रोवाइड कर रहे होते हैं जिससे वो पढ़ा रहे होते हैं, जिसमें बुक्स होती है, चौक होते हैं, ये दस्तर, ये जो भी स्टाफ का जो भी है, या इसी तरीके से लेबोरेटरी की बात की जाए तो लैब असिस्टेंट वगैरह जितने भी हैं वो टोटली के टोटली एहतजाज में शामिल थे। इसमें सिर्फ पढ़ाने वाले असातिज़ा शामिल नहीं थे, बाकी जितने भी स्टाफ था टोटली वो सारे के सारे एहतजाज में शामिल थे। तो उनका ये कहना है कि यकीनन उन्होंने बायकॉट किया जिससे तलबा तालिबात जो है वो मुतासिर हुए। असातिज़ा भी बिल्कुल एक साइड पे खड़े हुए थे, वो भी नहीं पढ़ा पा रहे थे कि किस तरीके से स्टूडेंट को पढ़ा सके। अलबत्ता इनका ये कहना था कि ये एहतजाज हमारी अगर मुतालबात नहीं माने गए, फौरी तौर पे वाइस चांसलर का नोटिफिकेशन जारी ना हुआ तो एहतजाज का जो दायरा है वो वसी होगा और उसमें जितने भी टीचिंग स्टाफ है जो तदरीसी अमला है वो भी हमारे साथ शामिल होगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। इदरीस सराई हमारे नुमाइंदे हमारे साथ लाइन पर मौजूद थे। नाज़रीन, अब देखना ये होगा कि ये जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है इस पर किस हद तक अमल दरामद होता है। क्या गैर तदरीसी अमला जो है वो इस नोटिफिकेशन को मानने पर आमादा हो जाता है और एहतजाज रोक दिया जाता है, या इस एहतजाज का दायरा कार अब चार दीवारी से बढ़ाकर आगे भी ले जाया जाएगा। पहले नाज़रीन, अब हम कुछ बात करना चाहेंगे तारिक रोड पर कस्टम की कार्रवाई के हवाले से। आज आपको बताते चलें कि ये कार्रवाई जो है इसमें कस्टम हुकाम जो है करोड़ों रुपए की मालियत का कपड़ा और दीगर सामान जो है वो कंटेनर्स में भर कर लेकर चले गए, दावा किया है दुकानदारों ने। दूसरी जानिब कस्टम हुकाम जो है उनका ये कहना है कि मुसद्दिक़ा इत्तलात की बिना पर ये कार्रवाई की गई, छापा मारा गया जहां लाखों या करोड़ों रुपए मालियत का जो गैर मुल्की कपड़ा है वो लाकर रखा गया था। इसके अलावा दीगर सामान भी मौजूद था जो कि स्मगलिंग के ज़ुमरे में आता है, जिसकी वजह से दुकानों के ताले काट कर और बाकायदा इस सामान पर छापा मारा गया। इस हवाले से जो एक्शन कमेटी है तारिक रोड उसकी जानिब से भी बयान देखने में आया है और जब इन दुकानदारों ने एहतजाज किया तो इन दुकानदारों का ये कहना है कि इन पर फायरिंग भी की गई। अब क्या वजह हुई, फिर कस्टम हुकाम अपनी गाड़ी भी छोड़कर जाने पर मजबूर हो गए, यानी जिस वक्त एक लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बनी उस वक्त कस्टम हुकाम अपनी गाड़ी छोड़कर फरार होने पर मजबूर हुए। आखिर क्या वजह हुई, क्या वाकई
ये स्मगलिंग का कपड़ा था या अगर ये वाकई कार्रवाई की जा रही थी तो कस्टम हुक्काम ने फिर इस पर मजीद एक्शन क्यों नहीं लिया? इस हवाले से हम बात करना चाहेंगे। हमारे साथ ताजर तंजीम के नुमाइंदा मौजूद हैं इलियास मेमन साहब, जिनसे हम बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम इलियास मेमन साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर में। आप सदर हैं तारिक रोड ट्रेडर्स एसोसिएशन के। ट्रेडर्स अलायंस के। जी, ट्रेडर्स अलायंस के। जी सर, मुझे बताइएगा कि ये कस्टम की जानिब से ये कहना है कि ये कार्रवाई इसलिए की गई थी कि एक डंपिंग पॉइंट बनाया गया था, यानी गैर मुल्की जो कपड़ा होता है, फैब्रिक होता है, उसे यहाँ ला के डंप किया जाता था। करोड़ों रुपए का कपड़ा है जो कि स्मगलिंग के जरिए आता था। क्या ये बात दुरुस्त है? मेरे भाई ये बात दुरुस्त ये बताएं, रात को 3 बजे जो छापे मार रहे हैं, ये कहाँ का तरीका है? ताले तोड़ रहे हैं। इनमें डकैतों में क्या फर्क आप खुद बताएं, आप अंदाजा करें। आए दिन में आकर बैठ के बात करें, यूनियन से बैठ के बात करें, यूनियन से आकर मशवरा करें। ये मतलब का जहाँ से माल आ रहा है, अगर 700 किलोमीटर से 800 किलो से माल आ रहा है, या ट्रांजिट जो भी माल आ रहा है, तो वहाँ पे कितनी एजेंसी होती है, वहाँ क्यों नहीं रोक रहे? ये कराची में दुकानदारों से माल क्यों उठा रहे? मतलब कस्टम ये असल तो वहाँ सर, लेकिन अगर कानूनी तौर पे बात की जाए तो क्या ये कपड़ा जो है ये अफगान ट्रांजिट ट्रेड के थ्रू, स्मगलिंग के थ्रू नहीं आता है जो राबी सेंटर पे? मैं यही बात कर रहा हूँ। अफगान ट्रांजिट में माल आ रहा है, मैं आपकी मना नहीं कर रहा। अफगान भी आ रहा है, डायरेक्ट पोर्ट से भी आ रहा है। बस जहाँ से माल आ रहा है पहले उनको वहाँ से ब्लॉकिंग करो ना। दुकानदारों को आप क्यों पकड़ रहे हैं? मेरे कहने का मतलब ये है। सर, इनका कहना ये, अच्छा सर, यहाँ पे ये भी आपसे पूछना चाहूंगा कि इन्होंने ये कहा है कि ये हमने दुकानों के ताले नहीं तोड़े, एक डंपिंग पॉइंट बनाया हुआ था जहां ला के ये सारा कपड़ा जो कि अफगान ट्रांजिट ट्रेड के जरिए या दूसरे गैर कानूनी तरीके से आता था वहां डंप किया जाता था। क्या ये बात दुरुस्त है कि गोदाम थे जहां ताले टूटे, दुकानों के ताले टूटे हुए हैं, ताले मौजूद हैं, इन्होंने 200-250 फायर करे हुए हैं, गोलियां मौजूद है, उससे खोल मौजूद है, 250-300 कम से किलो खोल उसके मौजूद है। लेबोरेटरी में चेक करवा ले किससे खोल है ये सारे मौजूद सब चीज बात है। आज हमने गवर्नर साहब से मीटिंग करी है, गवर्नर साहब को हमने सारी बातें हमने समझाई है उनको। मैंने कहा भाई अगर आए, मैं कहता हूँ चलो कुछ भी है, यूनियन से डायरेक्ट क्यों नहीं बात कर रहे? वो यूनियन तो वहाँ मौजूद है ना, तारिक रोड की यूनियन तो मौजूद है, उनसे बैठ के बात करें। दिन में आए, रात को क्यों? दिन में आके दिन में नहीं आ सकते? रात को 3-3 बजे आ रहे हैं, वो दुकानों को ताले तोड़ रहे हैं। आप खुद अंदाजा कर ले इससे बात को ना। ये दिन में आकर हमसे बैठ के बात कर ले, सब कुछ बात कर। गवर्नर साहब को हमने बात बताई है, गवर्नर साहब ने बताया कि ठीक है मैं सब्बर जेडी से बात करूंगा, मैं इमरान खान से बात करूंगा। अब इन्होंने ये वाली बात हमें लिख के दे, करोड़ 2.5-3 करोड़ रुपए 4 करोड़ रुपए का माल ले गए, 6 कंटेनर उठा के। सर, कस्टम का ये कहना है कि 2 करोड़ रुपए का माल वो लेके आए हैं और उनका ये कहना है कि इसके अगर वो कस्टम पेमेंट के डॉक्यूमेंट्स दिखा दें तो अपना माल दुकानदार लेके जा सकते हैं। ये कस्टम एलामिया है सर। वहाँ तो वो तो मुझे भी मालूम कस्टम एलिया, तो कस्टम वाला तो दुकान पे आकर चेक करें डॉक्यूमेंट आके आपके। किसी का ताले किसी घर पे तोड़ने का मतलब थोड़ी किसी का भी है कि ताले चोर निकले हुए, ताले काट के सोने की दुकानें लूट रही है। इस तरह ही दुकानें लूट रहे हैं, इस तरह ही है। सर, कितने ताले तोड़े गए हैं तकरीबन रात के वक्त? कितनी दुकानों के ताले तोड़े गए हैं? इलियास मेमन साहब, आप मेरी आवाज सुन सकते हैं जी? कितने ताले तोड़े गए हैं? 7-8 दुकानों को ताले तोड़े इन्होंने। अच्छा, और इन 7-8 दुकानों से 2 करोड़ मालियत का जो कपड़ा है वो बरामद हुआ है? कपड़ा यार, आप कपड़े तो महंगा ही है ना, पूरे बंडल उठा के ले गए, पूरे थान उठा के ले गए। अब खुद सोचे ना बात, ये एक आदमी का माल थोड़ी है, 30-35-40 आदमियों को माल है इसके अंदर यार। अच्छा, कोई दुकानदार थोड़ी है। अगर जहाँ से मैं आपकी बात समझ रहा, मेरी बात, जहाँ कंटेनर से माल आ रहा है या अफगान ट्रांजिट का माल आ रहा है, ये 700 किलोमीटर 800 में ट्रांसफर आ रहा है, उसमें एजेंसियां कितनी एजेंसियां वहाँ पे होंगी? वहाँ क्यों नहीं रोका जा रहा है इनको? वहाँ रोक ले, वहाँ ब्लॉक कर ले। दुकानों पर छापे मारने का क्या मकसद है ये? अच्छा, तो अब आपने क्या लाएमल बनाया सर? कोई बातचीत, कोई मुज़ाकरात हुए? गवर्नर साहब तसल्ली दी है, अब देखो लॉलीपॉप दी है, तसल्ली दी, ये तो नहीं पता मुझे। तो लॉलीपॉप ही लॉलीपॉप दे दिया उन्होंने, गवर्नर साहब ने। नहीं तो अभी तक कोई राब्ता नहीं हुआ है आप लोगों का? कस्टम हुक्काम से आपने राब्ता कायम करने की कोशिश की है जी? कस्टम हुक्काम से राब्ता कायम करने की कोशिश की है सर आपने? राब्ता करने की कोशिश नहीं करेंगे, कप्तान से राब्ता करेंगे। गवर्नर साहब से मैं खुद राब्ता करूंगा, गवर्नर से कस्टम वालों से बात भी करूंगा, मैं सब्बर जेडी से बात करूंगा, वजीर आजम से, इमरान खान से भी बात करूंगा। तसल्ली से मैं लिख के दो और मैं सब कुछ हमने बात करी हुई है। अब देखें अब कहाँ तक ये बात कल पहुंचती है, अंदाजा पता चलेगा ये बात। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया इलियास मेमन साहब, सदर
ट्रेडर्स एसोसिएशन, तारिक रोड ट्रेडर्स एसोसिएशन जो है वो हमारे साथ मौजूद थे। उनका कहना ये था कि दुकानों से बाकायदा ताले तोड़कर ये कपड़ा निकाला गया है, 2 करोड़ से ज़्यादा मालियत का कपड़ा है। दूसरी जानिब कस्टम हुकाम का ये कहना है कि इस कपड़े के जो कस्टम डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो दिखा दिए जाएँ तो अपना माल दुकानदार बआसानी लेकर जा सकते हैं। इसी हवाले से ये भी कहा गया दुकानदारों की जानिब से कि कस्टम हुकाम की जानिब से फायरिंग भी की गई है। एक छोटा सा वक्फा लेना चाहेंगे, वक्फे के बाद दोबारा भी खिदमत में हाजिर होते हैं। कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए प्रोग्राम खबर की खबर। नाज़रीन वेलकम बैक। एक दो फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम में खबर की खबर, मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। अब हम कुछ बात करना चाहेंगे ट्रांसपोर्टर्स, जो गुड्स ट्रांसपोर्टर्स हैं उनके हवाले से। और गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने सुपर हाईवे नूरियाबाद से मलीर लिंक रोड तक जो है लोडिंग गाड़ियां अपनी खड़ी कर दी हैं। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से सुपर हाईवे पर एहतजाजी कैंप्स कायम कर दिए गए हैं और मुतालबात तस्लीम ना हुए तो एहतजाज मुल्कगीर हड़ताल में तब्दील हो जाएगा। ये कहना है ट्रांसपोर्टर्स का, जिन्होंने ये इंदिया दे दिया है कि अगर उनके मुतालबात नहीं माने गए तो फिर इस एहतजाज का दायरेकार वसी कर दिया जाएगा। जैसा कि हम सब जानते हैं कि तरसील का जो ज़रिया है उसमें ये बहुत अहम किरदार अदा करते हैं, चाहे सब्ज़ियों की तरसील हो, चाहे यहाँ इस शहर से जो चीज़ें पूरे मुल्क में जाती हैं उसकी बात की जाए या यहाँ पे जो चीज़ें लाई जाती हैं उनकी बात की जाए। बहरहाल हमारे नुमाइंदे सदरुद्दीन इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जिनसे हम जानना चाहेंगे कि गुड्स ट्रांसपोर्टर्स जो हैं उनके क्या मुतालबात हैं। अस्सलाम वालेकुम सदरुद्दीन, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर में। वालेकुम सलाम डॉक्टर साहब जी। मुझे बताइएगा कि गुड्स ट्रांसपोर्टर्स जो हैं इनकी जानिब से सुपर हाईवे पर नूरियाबाद से लेकर मलीर लिंक रोड तक गाड़ियां खड़ी कर दी गई हैं, क्या मुतालबात हैं इनके? जी, ये गुड्स ट्रांसपोर्टर के जो रहनुमा हैं चौधरी कमर जमान, एडवोकेट अवेस, जावेद मसूद, जासिम खान, चौधरी अयूब आई, सरदार जलील और दीगर ने सहाफियों से बातचीत करते हुए एहतजाजी मुजाहरा किया है और उनका ये मुतालबा है कि जो 10 व्हीलर जो बड़ी गाड़ियां हैं उनके जो सुपर हाईवे पर जो मवासलाती जो मुआहदा किया था वजारत हुकूमत ने, पाकिस्तान की हुकूमत ने, उस पर ये नाराफी कर रहे हैं। जबकि सिंध का जो वजीर ट्रांसपोर्ट अवैस कादिर शाह है वो भी हमारे मुतालबात मान रहे हैं और हमारे जब अगर मुतालबात 3 दिन तक उनका ये कहना है कि मुतालबात अगर हमारे नहीं माने गए तो इस वक्त तो हमने नूरियाबाद से लेके मलीर के जो लिंक रोड है वहां तक हमने सैकड़ों ट्रांसपोर्ट खड़े करके एहतजाजी मुजाहरा किया है। अगर 3 दिन तक हमारे मुतालबात मंजूर नहीं किए गए तो इस एहतजाज को हम पूरे पाकिस्तान तक इसको वसी करेंगे और पाकिस्तान के हर सुपर हाईवे, हर नेशनल हाईवे पर ये हजारों के तादाद में टैंकर खड़े करके एहतजाजी मुजाहरा करेंगे। इन्होंने कहा है कि सदरुद्दीन मुतालबात क्या हैं, क्या चीज मनवाने की कोशिश की जा रही है? इनका ये है कि जो 10 व्हीलर जो गाड़ी है उन पर जो ये ज्यादा जो टैक्स लगा रहे हैं वो है, ये मुतालबात है। दूसरे जो माई कलाची जो रोड है उसको भी खोला जाए, वो ये कह रहे हैं कि ट्रांसपोर्टर के लिए। दूसरी जो कार कैरियर और ट्रक ट्रालर की पार्किंग के लिए जो मुनासिब जगह नहीं है इनके पास, उसके लिए भी इनके मुतालबात हैं। और दूसरा ने कहा है कि जो 6 लाख जो गाड़ियां हैं मुल्क में वो तमाम रोडों पर अगर मुतालबात मंजूर नहीं हुए तो 6 लाख गाड़ियां एक जगह पर खड़ी हो जाएंगी और पूरा जो पाकिस्तान का जो अंदरूनी मुल्क जो गाड़ियां पर जो लोड मुख्तलिफ जो अशिया आवाम लेकर जा रहे हैं तो वो बिल्कुल खत्म हो जाएंगे, नहीं लेकर जाएंगे इनके अगर मुतालबात पूरे नहीं हुए। जी, अब तक इनके मुज़ाकरात हुए हैं किसी अथॉरिटी से या नहीं हो पाए हैं अभी तक? सिंध गवर्नमेंट के वजीर जो ट्रांसपोर्ट है सैयद अवैस कादिर शाह, उनसे तो उनके मुलाकात हुई है, लेकिन पाकिस्तानी हुकूमत जो है, वफाकी हुकूमत के जो वजीर ट्रांसपोर्ट है उससे उनकी नहीं हुई। उनका ये कहना है कि जो मवासलाती जो मिनिस्टर हैं वफाकी वो हमें टाइम नहीं दे रहे और हमने ये कहा है कि KPT में जो पार्किंग यार्ड है उसको भी अलाट किया जाए और जो भी हमारे जायज जो मुतालबात हैं वो अगर पूरे नहीं किए गए तो 3 दिन में मुल्कगीर हड़ताल की जाएगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। सदरुद्दीन हमारे साथ मौजूद थे, हमारे नुमाइंदे, जिनका ये कहना था कि गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से जो है वो एहतजाज की कॉल दी जा रही है और ये कहा जा रहा है कि अभी ये एहतजाज जो है सिर्फ सुपर हाईवे तक महदूद है, लेकिन अगर उनके मुतालबात ना माने गए, यानी 10 व्हीलर पे से अगर जो टैक्सेस इंक्रीज़ किए गए हैं अगर वो ना कम किए गए तो फिर
इस स्ट्राइक को बढ़ाया जाएगा। ये जो तकरीबन 6 लाख के करीब गाड़ियां हैं इन्हें हाईवे पर खड़ा कर दिया जाएगा, बल्कि पूरे मुल्क में जो है वो धरना दिया जाएगा। इनकी जानिब से कुछ ऐसे मुतालबात हैं जिनमें हैवी व्हीकल्स की पार्किंग का मसला है, कोई माकूल इंतज़ाम नहीं है। इसके अलावा जो हालिया टैक्सेस बढ़ाए गए हैं और जो टोल टैक्स में इजाफा किया गया है, उनकी वजह से गुड्स ट्रांसपोर्टर्स जो हैं वो मुश्किलात का शिकार हैं और वो मुतालबा ये कर रहे हैं कि अभी 3 रोज़ा ये स्ट्राइक की जा रही है हड़ताल, अगर नहीं मुतालबात माने गए तो फिर इसका दायरा कार जो है वो वसी कर दिया जाएगा। अब देखना ये होगा कि सिंध के जो ट्रांसपोर्ट के वजीर हैं उनकी जानिब से भी मुतालबात मान लिए गए हैं, लेकिन नेशनल हाईवे अथॉरिटी और वफाकी हुकूमत की जानिब से आया इन मुतालबात को सीरियस लिया जाता है, इस पर कोई मुज़ाकरात होते हैं या नहीं होते, क्योंकि अगर ये मुज़ाकरात ना हो पाए और फिर ये स्ट्राइक अगर वसी होती है तो फिर काफ़ी प्रॉब्लम्स भी दरपेश आ सकते हैं। बहरहाल नाज़रीन, अब हम बढ़ना चाहेंगे अपनी नेक्स्ट स्टोरी की जानिब, जो कि है आरओ प्लांट्स के हवाले से। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने जो है हिजरत कॉलोनी में आरओ प्लांट का इफ्तिताह किया है। डिफेंस और क्लिफ्टन के इलाके में आम तौर पर चूँकि पानी की किल्लत रहती है, लेकिन इस इलाके से मुल्का जो मज़ाफ़ाती इलाके हैं वहाँ पे मज़ीद किल्लत पाई जाती है। यानी पॉश एरियाज़ तो अपनी जो ज़रूरियात हैं वो टैंकर्स के ज़रिए, बाउज़र्स के ज़रिए या कैंटोनमेंट बोर्ड से जो पानी हासिल किया जाता है उससे पूरी कर लेते हैं, लेकिन इस पॉश एरिया से मुल्का जो मज़ाफ़ाती इलाके हैं जहाँ मुख्तलिफ़ लोग आबाद हैं, अब वहाँ पे पानी की शदीद किल्लत पाई जाती है। यहाँ तक कि जो हाइड्रेंट्स लगे हुए हैं या DHA की जानिब से जो हाइड्रेंट्स मौजूद हैं वहाँ पे तवील कतारें मौजूद होती हैं पानी का साफ़ पानी, यानी पीने का साफ़ पानी भरने के लिए। शहरियों से ये भी दरख्वास्त की गई है कि इस प्लांट की हिफाजत करें और गवर्नर सिंध ने इफ्तिताह किया है। इलाके के मेंबर नेशनल असेंबली आफ्ताब सिद्दीकी साहब भी इस इफ्तिताह पर मौजूद थे। आरओ प्लांट उनकी जानिब से लगाया गया। हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद हैं रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मेंबर नेशनल असेंबली आफ्ताब सिद्दीकी साहब। अस्सलाम वालेकुम आफ्ताब सिद्दीकी साहब, खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर में। वालेकुम अस्सलाम। सर, ये कल इफ्तिताह किया गया आरओ प्लांट का, और ये मुझे बताइएगा कि ये आरओ प्लांट आया पब्लिक पार्टनरशिप से लगाया गया है, गवर्नमेंट की जानिब से लगाया गया है, ये किस तरह से ये आरओ प्लांट लगाया गया है? डॉक्टर साहब, वैसे तो गवर्नमेंट की तरफ से तो सिंध गवर्नमेंट की तरफ से तो कुछ भी नहीं हो रहा, और जो इससे पहले आरओ प्लांट लगाए गए थे वो सब के सब खराब हो गए। ये प्योरली मैंने अपने ऑन रिसोर्सेज से हिजरत कॉलोनी के लिए 8000 गैलन पर डे का ये प्लांट लगाया है। इससे पहले हमने अपर की लगाया था, ये मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में दूसरा आरओ प्लांट है, और इसके रीजन ये हैं कि पीने का पानी मैसर नहीं है, और जो पानी है वो इतना खराब है, लोगों में बीमारियां फैल रही हैं। और मैंने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में ये कहा था कि हम पूरी कोशिश करेंगे कि सिंध गवर्नमेंट को थ्रू पानी यहाँ लाया जा सके, और आप खुद भी गवाह हैं कि आपके प्रोग्राम में बहुत ज्यादा बात हुई है K4 के हवाले से, और K4 एक फेलियर प्रोजेक्ट साबित हुआ है। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल साहब ने इसका इफ्तिताह किया है, और ये मैंने लगाया है, और इसका मकसद ये है कि लोगों को साफ और पीने का पानी मैसर आए। डेली बेसिस पे हम एक फैमिली को 22 लीटर की बोतल देंगे, और ये आरओ प्लांट जो है हिजरत कॉलोनी में लगा है। सर, ये जो पानी है इसकी कोई कॉस्ट भी ली जाएगी, इसकी लागत क्या आएगी 22 लीटर की एक बोतल पे? देखिए, वैसे तो इसकी कुछ 26 रुपए की लागत आई इसको लगाने में, एक आरओ प्लांट को, और डेली की जो इसको एक 22 लीटर की जो बोतल है हम 5 रुपए में देंगे। तो इसकी वजह ये ऑपरेशनल कॉस्ट को मैनेज करना होगा, इसमें बिजली की कॉस्ट भी होगी। अलबत्ता कि इलेक्ट्रिक ने CSR के बेसिस पे हमें कनेक्शन फ्री में दिया है, मगर इसका बिल आएगा। तो 5 रुपए में एक 22 लीटर की बोतल है। लोग जबकि यहाँ पे जो है ना 25-25 रुपए में ये बोतलें खरीदते हैं, जो कि पानी पीने का पानी भी नहीं होता है। बेसिकली ये तो जिम्मेदारी आफ्टर 18 अमेंडमेंट प्रोविंशियल गवर्नमेंट की होती है, पानी का मुहैया करना, प्रोवाइड करना, और मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी वैसे भी टेल एंड है, तो यहाँ पानी आता ही नहीं है। दूसरा, हमने अच्छा काम ये किया है कि डिफेंस क्लिफ्टन के लोगों के लिए हम एक डिसैलिनेशन प्लांट लगाने जा रहे हैं 5 MGD का। वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में DHA और प्राइवेट पार्टनर के दरमियान इश्तराक से वो लगेगा, जो इंशाल्लाह तो 3 महीने में काम उस पर भी शुरू हो जाएगा। तो उसके बाद सूरत-हाल बेहतर हो जाएगी। सर, ये बताइएगा कि इस आरओ प्लांट पर, एक आरओ प्लांट पे जितना बड़ा ये आरओ प्लांट लगाया गया है, इस पे कितनी लागत आ जाती है तकरीबन?
ये बेसिकली तो 25 जी सर मुझे बताइएगा, जिस कैपेसिटी का आरओ प्लांट लगाया गया है इस पे कितनी लागत आ जाती है? हाँ बता रहा हूँ, आरओ प्लांट के जो इक्विपमेंट है वो 20 लाख का है, और जो रूम बनाना और बाकी एक्सेसरीज मिला के 25 से 26 लाख रुपए इसकी एक आरओ प्लांट पे लागत आती है। अच्छा सर, जो माजी में आरओ प्लांट्स लगाए गए थे हुकूमत की जानिब से, वो तो एक आरओ प्लांट की मद में करोड़ों रुपए भी लिए गए हैं, और आपका ये कहना है कि अब वो आरओ प्लांट कारामद भी नहीं रहे, तो ये आरओ प्लांट किस तरह से कारामद रहेगा सर? देखिए वो तो हुकूमत का काम था ना, हुकूमत ने जिस पर्पज के लिए लगाया था वो पर्पज भी पूरा हो गया। ये तो मैंने कार्य खैर के लिए लगाया है, अपनी ओन रिसोर्सेज से लगाया है, इसको मैनेज भी करना है, इसको मेंटेन भी करना है, इसके लिए एक प्रोफेशनल टीम रखी है। हाँ, ये इसमें जो एक खतरा होता है वो ये होता है कि पानी कुछ अर्से के बाद जो बोर वाटर लिया है वो खत्म हो जाए, तो फिर उसके लिए फिर हम दूसरी जगह बोर करेंगे या इस आरओ प्लांट को लगा के ले जाके किसी और जगह लगाएंगे। अब हमने एक और बड़ा जबरदस्त एक पैकेज डेवलप किया है जो कि कंटेनर में होगा ये आरओ प्लांट। ये मूवेबल होगा कि जहाँ पे भी आप कंटेनर ले गए उस कंटेनर के अंदर हमने ये सारा सिस्टम अदनान अजहर हमने मिलकर किया है, और ये कंटेनर किसी भी जगह ले जाके सिर्फ हमें बोर करना होगा और बोर से पानी लेके प्रोसेस करके वो पानी आरओ के लगाएगा। वो एक हमने अभी डेवलप किया कराची के लोगों के लिए। अच्छा सर, मुझे बताइएगा कि गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल की जानिब से ये भी कहा गया कि हमारा पहला टारगेट जो है अब वो अपना मेयर लाना है, और दूसरा टारगेट सिंध में अपना वज़ीर आला लाना है। तो सर आप क्या समझते हैं, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत इस टारगेट में कामयाब हो सकेगी? देखें, इस वक्त कराची शहर को देखें तो यहाँ पे लोकल गवर्नमेंट भी नाकाम हो चुकी है, सिंध गवर्नमेंट तो पूरे सूबे में ही नाकाम है। तो हम क्योंकि फेडरल में हैं, हमारे लिए हम जो बड़े प्रोजेक्ट्स लेके आ रहे हैं कराची के लेवल पे, इंशाल्लाह आप देखेंगे 1-2 महीने में बड़े जबरदस्त प्रोजेक्ट्स भी आ रहे हैं जो हमने प्लान किए थे, जिसमें डेयरी एक्सप्रेसवे भी है, ड्यूलाइजेशन ऑफ नॉर्दर्न बाईपास है, फ्रेट कॉरिडोर है, ग्रीन लाइन का भी अगले कुछ दिन में जो है ना उसका कॉरिडोर का कंप्लीट हो जाएगा, और कई प्रोजेक्ट्स हैं जो आ रहे हैं। उसके बाद हम ये समझते हैं कि नीचे लेवल के ऊपर और सिटी गवर्नमेंट लेवल के ऊपर काम होना चाहिए। उसके लिए पीटीआई की अगर मेयर आ जाता है तो हमारे लिए बड़े आसान हो गए, फेडरल और लोकल गवर्नमेंट मिलकर कराची के डेवलपमेंट में अपना हिस्सा डाल सकेंगे। आफ्ताब साहब, अगर आप याद करें तो हैदराबाद यूनिवर्सिटी के इफ्तिताह के मौके पे वज़ीर आज़म इमरान खान का ये कहना था कि अब मुस्तकबिल में इलेक्शंस मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के साथ मिल के लड़े जाएंगे। तो सर एक जानिब ये कहना था और दूसरी जानिब अपना मेयर लाने की बात की जा रही है। आप नहीं समझते कि अब इस तरह से मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान इख्तिलाफात और बढ़ जाएंगे? नहीं जी, हर दो मुख्तलिफ पार्टीज हैं, दो मुख्तलिफ नजरियात हैं, दो मुख्तलिफ काम करने के स्टाइल हैं। बाई इलेक्शन हुआ तो हमने बाई इलेक्शन में तो हम लोगों ने आपस में कोई अलायंस नहीं किया था, और बाई इलेक्शन हर पार्टी ने अपना लड़ा। इसी तरह बल्दियाती इलेक्शन में हर पार्टी का हक है वो अपने ओन इलेक्शन लड़े, और उसके बाद कुछ अलायंस होता है तो वो एक बात डिफरेंट हो जाती है। जैसे नेशनल लेवल पे भी हुआ, एमक्यूएम ने अलग लड़ा, पीटीआई ने अलग लड़ा, और उसके बाद जो है नेशनल लेवल पे हमारे हम अलाइज हैं, आपस में एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे होते हैं नेशनल कॉज के लिए। अच्छा, तो सर मुझे ये भी बताइएगा कि इलाके में अब मजीद कौन से ऐसे इलाके हैं जहां आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जहां पे आरओ प्लांट्स लगाए जाएंगे? देखिए, मेरे पास 3 पीएस हैं। एक पीएस 111 जहाँ पे हमने एक आरओ लगा दिया है, एक दूसरा पीएस 110 जहाँ पे अभी परसों हमने लगाया है। अब रह जाता है पीएस 109। तो इंशाल्लाह वो रेंचो लाइन का इलाका है, पुराना ली मार्केट है, और उस जगह पे इरादा है, मगर वो हम कंटेनर बेस लगाएंगे वहाँ पे आरओ। अच्छा, ताकि उसको मूव कर सकें? या मूव कर सके। पानी क्योंकि कम बढ़ती हो जाता है, प्रेशर उसका कम हो जाता है, बाधा पानी का ना लेवल से नीचे जाना पड़ता है, उसके लिए कंटेनर होगा तो ज्यादा मुनासिब रहेगा। तो सर ये पानी जो पीने के काबिल होता है इसकी टेस्टिंग कराई जाती है? जब कहीं से कोई पानी का नमूना निकाला जाता है उसे आरओ प्लांट के जरिए साफ किया जाता है? तो जी जी बिल्कुल, इसके PCSIR से सारी टेस्टिंग हुई है। यहाँ पे TDS डेली बेसिस से चेक होता है। TDS के जो है इक्विपमेंट जो है छोटा सा होता है वो वहाँ पे मौजूद होता है। अच्छा। 300 के करीब वो TDS है, और ड्रिंकेबल होता है जो वो डेली बेसिस पे वो मॉनिटर होता है।
ठीक है, बहुत शुक्रिया आफ्ताब सिद्दीकी साहब, मेंबर नेशनल असेंबली और रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद थे। नाज़रीन, अब देखना ये होगा कि कराची में जो पानी की किल्लत है वो इन आरओ प्लांट्स और डिसैलिनेशन प्लांट जिसका कि ऐलान भी किया गया है और जिसके लिए बाकायदा DHA से ज़मीन ली जा रही है और फिर ये आरओ प्लांट लगाया जाएगा, किस हद तक ये लोगों की पानी की ज़रूरियात पूरी करने में कामयाब होते हैं। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम पर पहुँचता है। मुझे बुलंद इकबाल को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।